Good afternoon, everyone. I hope my voice is loud and clear. Okay, thank you so much for your confirmation. कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक स्टॉक से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अपन। वेस्कॉन को डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद में और स्टॉक भी डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों से भी मैं पूछूंगा कि आप लोगों की रडार के ऊपर में क्या है। कल वेस्कॉन जो है वो दिल्ली के डिमांड जोन में आया है। बात सिर्फ ये दिल्ली वाले डिमांड जोन की नहीं है। अगर इस पिक्चर को देखें तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि इतनी ज्यादा ग्रेट नहीं है कि ये एरिया यहाँ से चल जाए। बट अगर अपन टॉप डाउन अप्रोच करते हैं तो टॉप डाउन अप्रोच से यहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यहाँ पर हम कुछ एंट्री पॉइंट वन इनिशिएट कर सकते हैं अगर हम 40-40-20 की तरफ जाएं तो, या फिर कुछ अलग से 5-5 पॉइंट स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। एक बार क्विकली इसकी टॉप डाउन अप्रोच अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या अपने पास में ऑप्शन है। अगर ईयरली टाइम फ्रेम की मैं बात करूं तो ईयरली के डिमांड जोन से वेस्कॉन चल रहा है। ये वाला ईयरली का डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस 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 एंड रैली। और ईयरली का जो सप्लाई जोन है वो काफी दूर है। सप्लाई जोन ऑलमोस्ट यहाँ पर है हमारे पास में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक तो प्राइस आने वाले टाइम के अंदर में जानी ही चाहिए। बट अगेन जब यहाँ तक जाए तो उससे पहले कि वो प्राइस जाएगी कहाँ से, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बेस्ट एंट्री पॉइंट्स की, उनको हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं डिमांड जोन भी मार्क कर देता हूँ, ये रहा यहाँ पर डिमांड जोन। तो क्लियरली देख सकते हैं कि काइंड ऑफ है कि ईयरली के डिमांड जोन से वेस्कॉन ऊपर जा रहा है और ईयरली का सप्लाई जोन जो है वो थोड़ा यहाँ से दूर है। अगर मैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर में आऊं तो हाफ ईयरली भी कुछ ऐसा ही कह रहा है कि यहाँ पे एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन टाइप से भी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है। और अगेन सप्लाई जोन की मैं बात करूं तो ये जो आसपास के थे ये तो सारे खत्म हो चुके हैं। और इसके ऊपर में जो अच्छा सप्लाई जोन है वो अगेन वही ईयरली वाली की रेंज में ही है। तो अभी तक तो हमें यही समझ में आया कि सप्लाई जोन तो वही की वही है और प्राइस जो है ईयरली और हाफ ईयरली दोनों डिमांड जोन से चल रही है। अगर मैं क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे आऊं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक सप्लाई जोन ये भी था और इसी सप्लाई जोन से कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो वापस आई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको हिट होने के बाद में उस ईयरली के डिमांड जोन में हिट हुई जहां पे हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन था और हमें दिख रहा है कि यहाँ पर काइंड ऑफ क्वार्टरली का भी डिमांड जोन था। तो मतलब जहां से सप्लाई जोन से ऊपर आई है ना वो तो है सिर्फ सिंगल एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन जिसकी रेंज भी काफी बड़ी है। और प्राइस जिस डिमांड जोन में आई है वो है क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली। तो मतलब एक ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया प्राइस ने ले लिया है। अब हम ये देखते हैं कि इसने ऊपर जाते टाइम क्या किया है। प्राइस जब यहां से ऊपर गई है तो क्या किया, उसके लिए मैं आ रहा हूँ मंथली के टाइम फ्रेम पे। जब प्राइस ऊपर गई है तो ऊपर जाते टाइम इसने क्या है कि एक तो इस वाले स्ट्रक्चर को खत्म किया। अगर मैं इसको सप्लाई जोन मानूं, चलो यहां तक इसको मार्क करते हैं। तो इसने इसको खत्म किया और खत्म किसने किया है, इस वाले डिमांड जोन ने। और अभी इसी वाले डिमांड जोन में हमारे पास में प्राइस ने एंटर किया है। तो मतलब एक ऐसे मंथली के डिमांड जोन में प्राइस आई है जिसने एक मंथली के सप्लाई जोन को खत्म किया है। और ओवरऑल प्राइस एक्शन हम देख ही चुके हैं, प्राइस ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली इन सारे डिमांड जोन से यहाँ पर ऊपर गई है। हाँ, हो सकता है कि अगर यहाँ पर और हिट होती तो ये मूव और भी स्ट्रोंग आती, ये वाला एरिया। बट अगेन ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि कोई ओरिजन ऐसा बचा हुआ तो वो वहां पर प्राइस आए ही आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी देखिए काफी बड़े बड़े टाइम फ्रेम हिट हो चुके हैं। हाँ, ऐसा होता है कि ईयरली हाफ ईयरली इनकी बस बिल्कुल ही टेम्परेरी सी स्ट्रक्चर थी और प्राइस का जो बाइंग एरिया का ओरिजिन है वो यही था, तो फिर हम कहते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर आना बनता है। बट ऐसे केसेस के अंदर में कंफर्म आए वो हम नहीं कह सकते। मतलब ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए कि जब तक यहाँ पर ना आए तब तक बाई ना करें। वो स्टॉक की स्ट्रक्चर हमें क्लियरली अलग ही दिख जाती है। क्योंकि उनके अंदर में देखिए ईयरली हाफ ईयरली उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगेगी आपको।
और वहां पर आपको दिखेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम का ओरिजिन जो है वो कहीं मिडल ऑफ द जोन में है, तो वहां पर वेट करना ही करना चाहिए कि ओरिजिन के अंदर में यहाँ पर प्राइस आएगी, क्योंकि ऊपर तो सब कुछ हवा में था। लेकिन इसके अंदर में हमने देखा कि हाँ, काइंड ऑफ ईयरली, हाफ ईयरली और इन सब के ऊपर में क्लोजिंग भी देना और क्वार्टरली की भी इस रेड कैंडल को टच करना, तो ये उस वाले एरिया में आने के चांसेस बहुत कम कर देता है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, बट चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास में इससे पहले ऊपर कोई नई अपॉर्चुनिटीज बनती है तो उनको हम खेल सकते हैं। और नई अपॉर्चुनिटीज में जो सबसे पहली एंट्री करने का टाइम है वो यही वाला लग रहा मुझे, यहाँ पर जो ये मंथली का डिमांड जोन है। अगेन ये सारे एरियाज जो देखेंगे आप कहीं ना कहीं काइंड ऑफ टेस्टेड है। हाँ, ये मंथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर ये मंथ प्राइस जो है ये रेड कैंडल बना देती है तो एक वापस से सप्लाई जोन होगा। बस वो ऐसा नहीं है कि सप्लाई जोन बन गया तो डेफिनेटली अब ये प्राइस को ऊपर जाने नहीं देगा। सप्लाई जोन मैंने ऐसे भी देखे हैं, प्राइस जब हायर टाइम फ्रेम से चल रही है तो ऐसे सप्लाई जोन टूटते भी हैं। बट हाँ, एक सप्लाई जोन बन जाएगा जो कि कहीं ना कहीं बायर का एक परसेप्शन बना देगा दिमाग में कि ऊपर एक सप्लाई जोन है। बट अभी हमारे पास में इस मंथ में 10 दिन है। हो सकता है कि ये डिमांड जोन यहाँ से प्राइस रिकवर हो और ये सप्लाई जोन की जो लेग आउट कैंडल आज आपको दिख रही है वो लेग आउट कैंडल में बी की बेस कैंडल में कन्वर्ट हो जाए। बट स्टिल अगर हम सारी पॉसिबिलिटीज देखें तो देखिए ये सारे के सारे तो टेस्टेड लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और देख लेंगे, बट यहाँ पर मंथली से तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये टेस्टेड है। इसके ऊपर के एरिया भी टेस्टेड है। तो मतलब यहाँ कहीं के आसपास तक का तो टारगेट क्लियरली दिख रहा है, अराउंड 140 का। तो फर्स्ट एंट्री पॉइंट हम मानेंगे इसको, सेकेंड एंट्री पॉइंट हम मानेंगे इसको, और थर्ड एंट्री पॉइंट हम मानेंगे इसको। तो ये एक 40-40-20 के अकॉर्डिंगली परफेक्ट सेटअप हो सकता है। एंट्री पॉइंट 1, एंट्री पॉइंट 2 एंड एंट्री पॉइंट 3। दूसरा और क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि अगर आपको लगे कि 40-40-20 में ऑलरेडी स्टॉक हो रखे हैं तो आप इसको यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस को कंसीडर करते हुए 5-5 पॉइंट की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली भी खेल सकते हैं। 5-5 पॉइंट वाली जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंगली भी। अब देखिए ऐसे में जरूरी नहीं होता कोई 50 रुपीज का शेयर है तो उसमें अपन 5 रुपए का ही खेलें। वो टोटल आपके ऊपर में है। आप 3 रुपए के ऊपर में भी खेल सकते हैं, आप 4 रुपए के ऊपर में भी खेल सकते हैं, जो आपको सूट करे उसके अकॉर्डिंगली। और इसमें अगर आप ये चाहें कि मैं एक आपको फिक्स आंसर दे दूं तो वो आंसर होगा मेरी खुद की प्लानिंग के अकॉर्डिंगली। कि हो सकता है कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर में 5-5 में खेल रहा हूँ, मुझे लगे कि हाँ छोटा स्टॉक है तो चलो मैं इसमें 4 में खेल लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरे स्टॉक में मैं 3 रुपए पर भी खेल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं मेरे अकॉर्डिंगली, मेरा जो पोर्टफोलियो, मेरा कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको सलाह दूंगा। वो एग्जैक्टली आपके में फिट बैठ जाए तो वो जरूरी नहीं है। इसीलिए हमने वो चीजें सीखी कि जो स्पीड एडवांटेज ब्लूप्रिंट वगैरह ये है कि वो आप अपने अकॉर्डिंगली बनाएं। जो आपको सिखाया है उसको ध्यान में रखते हुए बनाएं, लेकिन प्लानिंग पूरी की पूरी आपकी रहे। क्योंकि हर एक के में, आपके में, किसी के में 40-40-20 के अंदर में 5 स्टॉक है तो किसी के में 5-5 पॉइंट स्ट्रेटेजी में 5 स्टॉक है, सबका अलग अलग है। और हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा हो जो पीएनबी को 40-40-20 में खेल रहा हो, कोई पर्सन ऐसा हो जो पीएनबी को 5-5 पॉइंट स्ट्रेटेजी में खेल रहा हो। मतलब एक ही स्टॉक को आप ही लोगों में से अगर डिवाइड करें तो उनमें 50-50 हो जाएंगे। कि 50% लोग हैं 40-40-20 में खेल रहे हैं, 50-50% लोग जो 5-5 पॉइंट स्ट्रेटेजी में खेल रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक अच्छे डिमांड जोन पे और एक क्योंकि 5-10-15-20% की मूव लेके अपन निकल जाए। वो इसमें सेम वेस्कॉन में भी हो सकता है कि ऐसा लगे कि मेरे पास में ऑलरेडी 5-5 पॉइंट स्ट्रेटेजी में काफी स्टॉक चल रहे हैं, मेरे पास में 40-40-20 में ऑलरेडी काफी स्टॉक चल रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसके अंदर में कुछ ऐसा कर लूं कि मंथली का डिमांड जोन है ही, वीकली के भी इस एरिया में आ चुका है। और अब ये देखिए थोड़ा सा डेली वाला एरिया इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये वाला। अब बात सिर्फ इस इसकी नहीं है कि मैंने इस इसको मार्क करा, रेंज पूरी ये मैटर करेगी, पूरी रेंज। क्योंकि ऐसा मैंने देखा कि यहाँ से टूट के यहाँ से भी चलते हैं। तो मैं पूरा जो इंटरेस्टेड हूँ ना वो मैं इसकी पूरी रेंज के अंदर में, इस मंथली वाली पूरी रेंज के अंदर में इंटरेस्टेड हूँ। बट हाँ, ये एक वो पॉइंट है जहां पर हम एंट्री लेने का वो कर सकते हैं। तो कल जैसे ही यहाँ पर हिट हुआ था तो ये मतलब मैंने ऑलरेडी अलर्ट लगा रखा था कि यहाँ पर इसके अंदर में कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। पहले से प्लान था कि यहाँ पर जिस दिन हिट होगा, जब प्राइस ऊपर थी तब, तो कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। अब वो उसके अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा कि मेरे अकाउंट के अंदर में कितने स्टॉक्स 5-5 पॉइंट वाली स्ट्रेटेजी में है, कितने स्टॉक 40-40-20 के अंदर में चल रहे हैं। अगर उनमें ज्यादा लग रहे होते तो मैं एक एज ए काइंड ऑफ एक स्विंग ट्रेडिंग जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होती है, मैं उसके अकॉर्डिंगली खेल लूंगा इसको। तो वो आप लोग खुद अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर लेना। बट हाँ, यहाँ से ये एक अच्छा खासा लग रहा है, हो सकता है कि इसके अंदर में
आजकल में एक अच्छी मूव भी यहां से आ जाए। तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन हुए? या तो इसको सीधा वन शॉट खेलना एक अच्छी मूव के लिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है कि तीन एंट्री पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एंट्री पॉइंट वन, एंट्री पॉइंट टू एंड एंट्री पॉइंट थ्री। 40 40 20 के अकॉर्डिंगली आप खेल सकते हैं। इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से नीचे आ रखा, तो जैसे कहते हैं ना 5 5 पॉइंट वाली स्ट्रैटेजी या 4 4 पॉइंट या 3 3 पॉइंट अपने कैपिटल के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है कि यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। और उसमें भी देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे ऐसा होता है ना कि लाइक कि आपने ऐसा सोचा कि मेरे पास में मान लीजिए एक स्टॉक के लिए 1 लाख का कैपिटल है, तो 50,000 रुपीज का अपन बल्क में बाई करते हैं और 50,000 रुपीज को अपन रखते हैं कि जब नीचे आएगा तो 5 6 बार और मैं उसको बाई कर सकूं। ऐसे में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि एक बार में 50,000 का बाई करें। आप यहां पर बस स्टार्ट भी तो कर सकते हैं ना, कि ज्यादा से ज्यादा चलो 2 बार का मैं बाई कर लूं। मतलब 50,000 का ही क्यों, मैं 20,000 का बाई कर लेता हूँ सिर्फ, ताकि मेरे पास में नीचे तक अच्छा खासा स्कोप रहे। तो मैंने बताया ना, ये सारे कस्टमाइजेशन अपने अकॉर्डिंगली होने चाहिए। मैं खुद ऐसा करता हूँ कि जैसे क्या होता है कि मेरे को लग रहा है कि बेस्ट एंट्री पॉइंट में आया शानदार वाली जगह पे, अब मैं देखता हूँ वहां पर मेरे 5 5 पॉइंट वाले कितने स्टॉक चल रहे हैं, 40 40 20 वाले कितने चल रहे हैं। अब लेट्स सपोज मैं किसी स्टॉक में कंक्लूजन पे आया कि मुझे 40 40 20 खेलना है, तो उसके अंदर में मैंने सीधा 40% उसमें डाल दिया क्योंकि वो बेस्ट जगह पर आया। मान लीजिए हो सकता है कि 40 40 वाले ऑलरेडी चल रहे थे, उसी स्टॉक में मैं ये कंक्लूजन पे आया कि मुझे 5 5 पॉइंट वाला खेलना है, तो उस 5 5 पॉइंट वाले में अगर वो बेस्ट लग रहा है ना, तो मैं 1 लाख अगर स्टॉक का कैपिटल था तो 50,000 एक साथ ही डाल दूंगा। और अगर मुझे ये लग रहा है कि हाँ ठीक है बट नीचे आने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज है, तो मैं एक साथ में 50,000 मतलब 50% ना डाल के मैं कुछ अमाउंट ही वहां पर डालूंगा। जैसे हो सकता है 20,000 डाल दूं, 30,000 डाल दूं, ताकि नीचे आने पर सिर्फ 5 बार ही बाई करने का क्यों, मेरे पास में 7 से 8 बार तक भी बाई करने का ऑप्शन वहां पर रहे। ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। तो ये कहते हैं ना कि ये टोटल खुद की एक इंडिविजुअल अप्रोच है। आपको ब्लूप्रिंट ऑलरेडी दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली खुद की अप्रोच से, क्योंकि खुद की अप्रोच से अगर आप चलेंगे ना तो लॉन्ग टर्म में वही चीज सबसे बेस्ट तरीके से काम में आएगी। हर एक स्टॉक में मैं आपको पर्टिकुलर ये बताऊंगा ना कि हाँ इसमें ये कर लीजिए, इसमें ये कर लीजिए, इसमें सिर्फ 40 40 रखनी, इसमें 5 5 पॉइंट वाली रखनी। तो वो जैसे कहते हैं ना कि हो सकता है कि आपके में ऑलरेडी 40 40 में बहुत सारे चल रहे हो, बट आपने मेरे कहने पे एक और ऐड कर लिया, 5 5 पॉइंट वाले में आपके में चल ही नहीं रहे थे। तो वो कहते हैं ना सबके प्लान में एज इट इज फिट बैठ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग खुद का भी लगाना ताकि फ्यूचर के लिए अपना एक बेस्ट फ्रेमवर्क बन सके। ओके, तो मंथली के ऊपर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये वाला सप्लाई जोन हो सकता है कि रहे भी और ना भी रहे। अगर ये कैंडल रिकवर हो गई, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड जोन में तो है ही ना, मंथली का ये डिमांड जोन है जिसने इसके ऊपर में क्लोजिंग दी है। अगर यहां से रिकवर हो गई तो हो सकता है कि ये लेग आउट कैंडल रहे ना, सिर्फ बेस कैंडल में ही रह जाए यहाँ पर। अगर मैं वीकली की मैं बात करूं तो वीकली पर भी ऐसा कोई सप्लाई जोन नहीं बना, ये ऊपर वाला सप्लाई जोन था, ये भी काइंड ऑफ टेस्टेड है। हाँ यहाँ पर दिल्ली पे जरूर एक सप्लाई जोन बना है ये वाला। बट अगेन अगर मंथली के डिमांड जोन से प्राइस चल रही है तो ये बस कुछ देर के लिए ही रोकते हैं, यहाँ से ऐसा नहीं कि अगर इस बार प्राइस यहाँ पर पहुंचे तो फिर अपन ऐसा माने कि 70 से वो वापस से नीचे नया लो लगा दे। क्यों? क्योंकि ये है सिर्फ डेली का सप्लाई जोन और प्राइस आ रही है मंथली के एंड वीकली के सप्लाई डिमांड जोन से। सो गाइज ये था वेस्कॉन के ऊपर में। अब आप लोग अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली इसे ऐड कर सकते हैं जो आपको प्लान सूट करे। 40 40 20, 5 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी, या फिर सीधा वन शॉट के अंदर में स्विंग ट्रेडिंग, जैसे कि होता है ना कि हाँ 10 15 20% की मूव मिली और मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ओके, तो वेस्कॉन के अलावा मैं दो स्टॉक और आप लोगों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो ऑलरेडी इक्विटास बैंक, ये मैं उन दो स्टॉक्स के अलावा बता रहा हूँ, आई होप इसको आप सब लोग ऑलरेडी लेके रखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इक्विटास बैंक को, जब ये यहाँ पर था वहीं पर ही, और अच्छा लग भी रहा था, अच्छी मूव आई भी है और ये कंटिन्यू रहेगी। और उस दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि ये अपने आप में जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ना वो लाइव ट्रेड ही है, क्योंकि हो सकता है कि अब इसको मैं आगे चल के रिकमेंड करूं, पर आप सोचिए आप इसको ऑलरेडी यहां से लेके बैठे हैं तो आपको यहां से लेके यहां तक का ऑलरेडी एडवांटेज है। सिमिलरली हो सकता है कि यही जो अभी अपन वेस्कॉन डिस्कस कर रहे हैं, यही वेस्कॉन कल यहां से
अच्छी ग्रीन कैंडल बने, देन उसके बाद मैं रिकमेंड करूं, तो आपको ऑलरेडी एडवांटेज है कि आप इसको लोअर लेवल के ऊपर में लेके बैठे हैं। तो जो कुछ अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, वो काइंड ऑफ एक लाइव ही है। आपको ऑलरेडी उसका अर्ली एक्सेस मिल रहा है बाय डिफॉल्ट। तो चलिए, अब अगला जो मैं दो स्टॉक बात कर रहा हूँ, उनमें ऐसा नहीं कि अभी इंस्टेंट अपॉर्चुनिटी है, उनको डिस्कस करने का पर्पस अलग है। ऑलरेडी हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। जो मेरा फेवरेट है पीएसयू बैंक सेक्टर, उसी के दोनों स्टॉक हैं। कुछ एक बातें और वापस से मैं बोलूंगा उनके ऊपर में, ताकि आपका एक लॉन्ग टर्म के लिए एक और अच्छा कॉन्फिडेंस वाला व्यू उसके ऊपर में बन सके। देखिए, यूनियन बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी बुलपिक थी, ये चल भी रही है, अच्छा खासा रिटर्न भी मिला इसमें। अब यूनियन बैंक जो है, इसको आपको पता ही होगा, एक बार मैं वापस से केस स्टडी बता देता हूँ। ईयरली कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां से क्लियरली दिख रहा है, हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। सप्लाई जोन कुछ खास नहीं है ना, हाफ ईयरली के ऊपर में ये लाइनें सारी पहले की मार्क करी हुई कि जहां जहां पर पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो वाले एरियाज की। क्वार्टरली से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें टेस्टेड है, सब कुछ ये कुछ था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, और अभी प्राइस जो है रेसेंटली इसी क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही है। वापस से नया क्वार्टरली का डिमांड जोन बना है, और इसी क्वार्टरली के डिमांड जोन को ही हमने कंसिडर करते हुए एक क्यूआईटी ट्रेड प्लान करी थी। क्वार्टरली का डिमांड जोन जो इससे बना, ये भी चला और ये भी चल रहा, और इसी क्वार्टरली के डिमांड जोन के अंदर में ही हमने देखा था कि ट्रेंड वगैरह सब कुछ हमारे फेवर में था। मंथली का इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का भी काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन था, और ये हमने एंट्री प्लान करी थी 125 पे। और ये यूनियन बैंक यहाँ से अच्छा चला। मीन वाइल जब ये यहाँ से चला, जैसे एक तो होता है ना कि सीधा रैंडमली क्वार्टरली इनकम ट्रेड है, तो ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस और 2:1 खेले, तो 2:1 इसमें ऑलरेडी मिल भी गया है। बट एक होता है ना कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखे रखें, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास में बेस्ट एंट्री थी वो 125 के ऊपर में। और उसके बाद में हमें, ये देखिए यहां पर मैंने आपको बताया भी था कि इस वीकली सप्लाई जोन को जिसने खत्म किया, जिस डेली वाले डिमांड जोन पे, यहां पर भी हमें खेलने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिली थी। एंड जहां जहां पर डिप आई है, इसने अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज दी हैं। और अभी भी आप इसमें देखेंगे कि ये जो एरिया है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अच्छे खासे 125 मिनट का डिमांड जोन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो अगर डिप आता है तो इन सारे एरियाज को आप खेल सकते हैं एक एज ए क्विक ट्रेडिंग के लिए। ये आपको गारंटेड अच्छा पैसा बना के देंगे। बट एक लॉन्ग टर्म में व्यू की वापस मैं बात करूं कि जो 125 के आसपास से अगर आपने इसको होल्ड कर रखा, तो कहां तक होल्ड करें। जैसे होता है ना कि बैंक ऑफ इंडिया भी हो, यूनियन बैंक भी हो, दोनों के दोनों अच्छे हैं, दोनों के ऑलरेडी हमने अप्रोच कंसिडर कर रखी है। बैंक ऑफ इंडिया को हमने करंट मार्केट प्राइस पे बाई करा था जिस दिन हम पीएसयू बैंक को डिस्कस कर रहे थे तब, मतलब एलएमएस के स्टार्टिंग सेशंस में। और यूनियन बैंक के लिए हमने यहीं पर वेट करने के लिए बोला था, और यहाँ पर हमें एंट्री मिल भी गई थी। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ दोनों के दोनों स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में चल रहे हैं। अब जब चल रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाते हैं कि इनको कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ एक मैं बात बताता हूँ आपको कि जैसे जो गवर्नमेंट का चल रहा है ना पीएसयू बैंक को मर्जर वाला प्लान, उसमें हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि यूनियन बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों के दोनों मर्ज हो जाएं। अगर ये दोनों के दोनों मर्ज होते हैं तो ये सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक बन जाएगा, एसबीआई के बाद में। सेकंड लार्जेस्ट का मतलब आप समझ ही रहे हैं, मतलब बाकी जो है बीओबी, पीएनबी, कैनरा, इन सबसे भी बड़ा बैंक हो जाएगा यूनियन बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर। एंड पॉसिबिलिटीज ये भी है कि एंकर यूनिट, जो एंकर बैंक है, वो यूनियन बैंक रहे। देखिए, ऐसा कंफर्म नहीं है, बट हो सकता है, क्योंकि यूनियन बैंक ज्यादा बड़ा है, तो यूनियन बैंक जो है वो नाम, मतलब बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक में से यूनियन बैंक का पिक हो, क्योंकि वो बड़ा बैंक रहेगा मार्केट कैप में इन सब चीजों के अंदर में। अब हमें ये भी पता है कि इसके अंदर में सप्लाई जोन भी ये वाला था, ये ऑलरेडी टेस्टेड है, ऑलरेडी मंथली के डिमांड जोन से चल रहा है। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम की भी पिक्चर की मैं बात करूं, तो हाफ ईयरली का डिमांड जोन, क्वार्टरली का ट्रेंड हमारे फेवर में, और ये मंथली का डिमांड जोन, तो एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड भी चल रही है। हाफ ईयरली इनकम ट्रेड के साथ में ही हमने देखा क्वार्टरली इनकम ट्रेड भी चल रही है। सप्लाई जोन ये भी टेस्टेड है, ये कुछ छोटा मोटा था, ये भी टेस्टेड है। और अब इस वाले मंथली के सप्लाई जोन के अंदर में प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, इस वाले मंथली के सप्लाई जोन में जो यहाँ पर बना हुआ। मार्क करने की नीड नहीं है ज्यादा बॉक्सेस की, बट इसमें कितना कंसोलिडेट कर सकती है प्राइस, क्योंकि सारे टाइम फ्रेम तो बड़े देखिए ऑलरेडी क्लियर है हमारे पास में। ऑल्दो देखिए, ये जो मैंने ब्लू बॉक्स मार्क कर रखा है, ये हम वर्स्ट सिचुएशन के लिए हमेशा प्रिपेयर होने के लिए मार्क करे रखते हैं। मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया कि मैं हमेशा एक वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहने के लिए ये सारे टाइम फ्रेम मार्क करे रखता हूँ।
ताकि ऐसा ना हो जैसा होता है ना कि जो कुछ था सब कुछ बेच के मैंने इसी में लगा दिया, वो नौबत कभी भी ना आए। वो क्लियरिटी मैं पहले से रखूं। बट ऐसा नहीं कि ये मार्क कर रखे तो यहाँ पर प्राइस आए ही आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है पीएसयू बैंक किस तरह से बुलिश है, सेक्टर किस तरह से बुलिश है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चला गया सेक्टर। मल्टीपल डिमांड जोन सेक्टर के अंदर में ऑलरेडी बन चुके हैं। अब हाफ ईयरली इनकम ट्रेड भी चल रही है, क्वार्टरली इनकम ट्रेड भी चल रही है, ये एरिया भी टेस्टेड हो चुका है, तो नेक्स्ट एरिया तो सीधा यहीं पर ही दिख रहा है। मंथली के जिस सप्लाई जोन के अंदर में प्राइस कंसोलिडेट कर रही, अगर मान लो इससे थोड़ी बहुत नीचे आई भी तो कहाँ से लौट सकते हैं वापस से। अगर वीकली पे जाएं तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एरिया ही सफिशिएंट होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला जो प्राइस को आई थिंक रोक लेंगे। ज्यादा से ज्यादा आई भी नीचे या तो यहां से या फिर नीचे यहां से, इनसे चल जानी चाहिए प्राइस। और यहां से जब चलेगी तो ये अगेन ऊपर वाले सारे एरिया टेस्टेड रहेंगे, और टेस्टेड रहेंगे तो इसमें लॉन्ग हम बने रह सकते हैं। देखिए यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये कुछ एक ऐसे जिनमें अभी भी बहुत बड़ी मूव आना बाकी है। मैंने स्टार्टिंग के सेशन में ही बोला था एलएमएस के अंदर में, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीएसयू बैंक की जो मूव आनी थी वो आ चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी मूव आना बाकी है, बहुत बड़ी मूव। अब आप ये सोचे कि ज्यादा से ज्यादा कितनी आ जाएगी, ऑलरेडी सेक्टर जो है पीएसयू बैंक इंडेक्स 8,500 हो चुका, ज्यादा से ज्यादा 9,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली कितने बढ़ जाएंगी। तो देखिए अगर मैं इसी का अगर आपको एक कंपैरिजन दिखाऊं, अब यहाँ पे देखिए ये कब से टूटा। यहाँ पे ये है जून के आसपास की बात, जब ये इसका लास्ट टाइम वाला हाई था, 3 जून के आसपास वाली। 3 जून के बाद में ये टूट के वापस आज वहीं की वहीं है। मतलब 3 जून के बाद में ये टूटा, डिमांड जोन को हिट कर आज वहीं की वहीं है। लेकिन 3 जून का मैं अगर निफ्टी पीएसयू बैंक आपको दिखाऊं, तो वो जो है यहाँ कहीं पर है। तो मतलब देखिए उसके बाद में पीएसयू बैंक तो कंसोलिडेट करके बहुत ऊपर जा चुका ना, लेकिन यूनियन बैंक वहीं की वहीं आया। तो अगर ये केस ऐसे हो सकता है तो ये केस आगे चल के ऐसे भी तो हो सकता है ना, कि फ्यूचर के अंदर में यही पीएसयू बैंक कभी 8,500 से या 9,000 से या 10,000 से अगर ये वापस नीचे आ रहा है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना यूनियन बैंक नीचे है। हो सकता है कि जो दूसरे स्टॉक हैं जो ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, जो इसको अच्छा खासा ऊपर लेके गए हैं, वो नीचे आए। एसबीआई, बीओबी, वो किसी डिमांड जोन की तरफ आए और इसको डाउन लेके आ जाएं। लेकिन उस टाइम यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी जो नहीं चले हैं, वो ऊपर जाते रहे। तो होगा क्या कि भले ही चाहे धीरे धीरे सेक्टर नीचे आए या फिर वहीं की वहीं स्टेबल रहे, पर हमारे शेयर तो चलेंगे ना। ट्रेडिंग इन द जोन सेक्टर एनालिसिस में हमने यही तो सीखा है ना, कि आज अगर सेक्टर ऑल टाइम हाई पे है लेकिन उसके अभी भी कुछ स्टॉक्स नहीं चले, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो नहीं चलेंगे। चाहे सेक्टर धीरे धीरे नीचे आए, कौन नीचे ला सकते हैं, जो अभी ऊपर गए वो। तो जो बचे हुए थे वो हो सकता है वहां से और ऊपर जाए। रिजल्ट क्या हो सकता है कि सेक्टर वहीं की वहीं कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन वो स्टॉक्स अब हाई पे हाई लगा रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर उनकी वेटेज कम है तो हो सकता है सेक्टर धीरे 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 डाउन भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि हाईली वेटेज स्टॉक जो उसको ऊपर लेके गए थे, आज वही इसको नीचे लेके आ रहे हैं, बट उतनी स्पीड से नीचे नहीं ला रहे। क्यों? क्योंकि जो लो वेटेज वाले स्टॉक थे वो भी तो बहुत स्पीड से ऊपर जा रहे हैं अब। तो उसका रिजल्ट क्या बन रहा है, इसकी टूटने की स्पीड कम है, लेकिन हमारे जो स्टॉक नहीं चले थे ना उनकी चलने की स्पीड बहुत तेज हो सकती है। तो यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये आगे चल के कुछ ऐसे ही हो सकते हैं। ये मैं मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूं इन दोनों बैंक के ऊपर में, आज फिर से मैं इस चीज को मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो अगेन देखिए इसके ऊपर में तो मैंने प्रॉपर्टी वगैरह के एग्जांपल भी मैं देके समझाता हूँ। ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन कि कभी भी आज जो यहाँ पर 60 रुपीज के अराउंड है, 60 से अगर ये यहाँ पर भी आ गया तो सोचिए कितना शानदार डिमांड जोन है, कितना शानदार डिमांड जोन है। जब क्लियरली पता है कि ऊपर सारे एरिया टेस्टेड है, मिनिमम यहाँ से 60 से मैं अगर सिर्फ 120 का भी टारगेट लेके चलूं, तो देखिए 60 का 120 हो जाए या 30 से आके 120 हो जाए, अगर 60 का 120 होगा
तो इसका मतलब मेरा पैसा डबल हुआ, और 30 से आके 120 हुआ तो इसका मतलब मेरा पैसा 4 गुना हुआ। अगर आज एक प्लॉट मैं यहां ले रहा हूं, अगर प्रॉपर्टी वाले एग्जांपल से समझाऊं, तो जब ये यहां आएगा तो यहां पर 2 प्लॉट और लूंगा, ताकि जब ये 120 जाए, ऊपर वाला प्लॉट तो डबल हुआ, लेकिन नीचे वाले प्लॉट की जो 2 प्लॉट थे उनकी वैल्यू 4 4 गुना हो गई। और एमटीएफ में इन सब में मार्जिन भी इस बैंक का अच्छा है। तो हो सकता है कि उस टाइम में इसके अंदर में बहुत बड़ी क्वांटिटी में एमटीएफ भी कुछ प्लान करूं। बाय द वे, एमटीएफ से याद आया, धन से हमने एक रिक्वेस्ट करी थी कि जो मार्जिन है एमटीएफ का, वो एज कंपेयर टू जो दूसरे ब्रोकर जैसे जीरोधा वगैरह जो लिमिट दे रहे हैं, उनके कंपेरेटिवली कुछ स्टॉक्स में कम था। वो अब रिजोल्व हो गया है। कल ही उनके एंड से कंफर्मेशन आई थी, तो वो जो है अब उनसे भी कहीं ना कहीं आपको ज्यादा ही मिलेगा। मतलब उनके बराबर तो है ही है, बट अब ऐसा भी है कि जिन जिन के अंदर में कुछ बड़े ब्रोकर जो मार्जिन दे ही नहीं रहे हैं, वो धन उनके अंदर में भी दे रहा है। तो मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे ना एमटीएफ वाली लिस्ट को मार्जिन के कंपेरेटिवली, तो उसके अंदर में धन में काफी अच्छा मार्जिन आपको मिलेगा वहां पर। ये काफी लोगों से फीडबैक आया था, और ये हमने उनको बोला, बहुत प्रायोरिटी के ऊपर में उस चीज को उन्होंने रिजोल्व करी, और अब वो मार्जिन काफी बेटर उनसे मिल रहा है वहां पर। ऑल्दो जैसे एम स्टॉक वगैरह ये है ना, ये तो उतना गुना देते ही नहीं कभी भी। मतलब मैक्स टू मैक्स 2x 2.5x। जीरोधा ही था जो बहुत ज्यादा 4x 3.8x 4.5x इस टाइप से कुछ देता था। तो धन ने उस लिस्ट के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट में मतलब ये नहीं कि अब धन कम है, धन किसी न किसी में उनसे भी ज्यादा ही दे रहा है। तो अगेन, अगर कोई भी अच्छा स्टॉक अगर बेस्ट डिमांड जोन पे है, तो एमटीएफ वगैरह के छोटे छोटे रिस्क हम लोगों को लेने ही लेने चाहिए, ताकि वेल्थ हमारी कंपाउंड हो सके। और ऑलरेडी अब आप सारी चीजें जानते हैं, तो अगर सही जगह पर रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे पैसा बनेगा। अगेन, बैक टू महाराष्ट्र बैंक। अगर मैं महाराष्ट्र बैंक की बात करूं, स्ट्रक्चर देखिए ऑलरेडी बहुत प्यारी बन रही है। हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा इस हाफ ईयरली, और मतलब इस साल में कितने से दिन बचे हैं, 10 दिन तो ये मान लीजिए, और अगला 1 महीना और मान लीजिए, ज्यादा ज्यादा 1 महीने 1.5 महीने जो टाइम बचा है वहां तक ये और ऐसे रह जाए, और अगले हाफ ईयरली की जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बने। अगर ऐसा होता है तो ड्रॉप, बेस बेस और रैली, और हो सकता है कि अगली हाफ ईयरली की कैंडल ऑल टाइम हाई पे ले जाए, तो ये ड्रॉप बेस रैली एक अच्छा हाफ ईयरली का डिमांड जोन बन जाए, और फिर आपको इसका वेट ना करना पड़े, यही आपके पास में एक अच्छा डिमांड जोन हो जाए। यह है एक पॉसिबिलिटीज। दूसरी पॉसिबिलिटीज, किसने क्या देखा, क्या पता अगले 1 1.5 महीने में खेल हो जाए, तो एक बेस कैंडल वाला ही ड्रॉप बेस रैली बन जाए। चलो ऑल टाइम हाई पे नहीं भी गया तो हो सकता है कि यहां तक या यहां तक भी चला गया, वापस से प्राइस नीचे आ रही, तो ये इसको यहां से रिवर्ट तो करवा ही देगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट हाँ ये कंफर्म है कि इसकी स्ट्रक्चर बहुत प्यारी है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है। आने वाले टाइम पे 120, अब आप ये कहें कि सर 120 कहाँ से लेके आया आप एक रैंडम डिजिट, क्योंकि ऑल टाइम हाई तो इसका यही है यहां तक का, तो 120 ही क्यों, 100 क्यों नहीं, 96 क्यों नहीं। तो जैसे कहते हैं ना, एक बस ये कोई ऐसा कोई मैथमेटिकली लाया गया नंबर नहीं है, वो जैसे एक होता है ना कि ऑल टाइम हाई पे जब प्राइस चली गई है, तो ऐसा थोड़ी ना 98 से ही नीचे आ जाए, और ऐसा भी नहीं कि एग्जैक्टली 120 से ही नीचे आएगी। वो हो सकता है 140 150 चली जाए, फिर वहां से नीचे आए, और 120 110 पे कोई डिमांड जोन बना, उस वाले डिमांड जोन में आ जाए। तो ये एक बस हमारे मन की कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए, उस मन की क्लैरिटी के लिए हमें एक ऐसा डिजिट लिया है कि हाँ 60 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट 120 तक तो इसको रखेंगे ही रखेंगे। ऑल टाइम हाई जाते ऐसा थोड़ी ना यहीं के यहीं से टूट जाएगा ये। एंड अगर नीचे आया तो इस वाले डिमांड जोन पे 30 रुपए पे बाई करते हुए 120 पे रख लेंगे इसको। अब अगर मैं इसकी कुछ एक फंडामेंटल फैक्टर्स की बात करूं, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो फंडामेंटल फैक्टर्स की मैं बात करूं ही करूं, बट जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज में अगर हम इन्वेस्टेड हैं, तो उसमें नीचे जब वो टूटे तो पैनिक ना हो, कॉन्फिडेंस बना रहे, क्वांटिटी और ऐड कर सकें, और कभी ऐसे डिमांड जोन पे है तो एमटीएफ जैसी पोजीशन का रिस्क ले सकें, उसके लिए कहते हैं ना कि एक मन का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है टेक्निकल के साथ साथ में। वही सेम चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि टाटा मोटर का शेयर नीचे आ रहा है तो भी आपको आसपास की टाटा मोटर्स की गाड़ियां दिखती है, कोई बैंक का शेयर नीचे आ रहा है पीएनबी, तो आसपास में बैंक दिखते हैं। बट वहां पर अगर क्रिप्टो नीचे आ रहा है तो आपको कुछ नहीं दिखता। तो सिमिलरली वही चीज है कि अगर किसी स्टॉक्स के कुछ थोड़ा बहुत भी ये आइडिया मिले कि ये फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है, तो कहते हैं ना कि होल्ड करने का कॉन्फिडेंस बाय डिफॉल्ट ही बढ़ जाता है माइंड के अंदर में। तो इसके अगर मैं कुछ एक फंडामेंटल फैक्टर्स की मैं बात करूं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट की, सबसे पहले मैं बात करूं तो देखिए
2018 एंड 19 तक ये लॉस के अंदर में था। 2020 के अंदर में ऑलमोस्ट 399 CR, मतलब 400 करोड़, मान लीजिए 400 करोड़ के आसपास में इसका प्रॉफिट रहा। 2021 में ये प्रॉफिट हो गया 572 CR। 2022 में यही प्रॉफिट हो गया 1153 CR, मतलब 1000 वाले डिजिट में चला गया। 2023 के अंदर में ये पहुंच गया 2600 CR, मतलब 2600 करोड़। 2024 में ये पहुंच गया 4000 CR, मतलब 4000 करोड़। और 2025 में ये पहुंच गया 5542 करोड़। और अभी अगर मैं बात करूं, जो अभी लेटेस्ट चल रहा, वो होता है ना कि टीटीएम, ट्रैवलिंग थ्रू मंथ, ट्रैवलिंग 12 मंथ, उसके अंदर में ये है 6500 CR। तो इस तरह से इसका कंटिन्यूअसली प्रॉफिट इस स्पीड से बढ़ रहा है। अगर मैं पीएसयू बैंक की बात करूं तो सबसे ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी मान लीजिए, या परफॉर्मेंस वाइज मान लीजिए, ग्रोथ वाइज मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए, उनके अंदर में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। कंटिन्यूसली रेवेन्यू भी 2017 23, कब से भी ले लीजिए, 23 से अगर मैं बात करूँ तो 18,000 करोड़, 24 के अंदर में 23,000 करोड़, 25 में 28,000 करोड़, और अभी जो टीटीएम 30,000 करोड़। रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली बहुत ही शानदार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली। 2019 में 9% था, मैंने बताया ना उस टाइम लॉस में था मैं। 2020 में 54, 23 में 55, 25 में 63, और अभी 65%। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब कोई भी अगर मैट्रिक्स अपन उठाते हैं इसकी, तो वो सारी की सारी मैट्रिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस दिखाती है। अब ये तो कहते हैं ना, मेरे लिए ऑलवेज एक सेकेंडरी फैक्टर रहता है। ये मैं बस आपको आज इसलिए बता रहा हूँ कि जब अपन होल्ड करें और बाई ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी रखें, और यहाँ पर एमटीएफ में कुछ बड़ा खेलने के प्लान करें, वो होता है ना कि यार जीटीएफ स्पीड एडवांटेज एक चीज है, कि उस जीटीएफ स्पीड एडवांटेज के अंदर में हम चल रहे हैं 2x वाली स्पीड से। बट सोचो कि अगर उससे भी बेटर हो जाए किसी किसी स्टॉक में, 6 महीने में डबल हो, 3 3 महीने में भी डबल होने लग जाए एमटीएफ के हिसाब से, मतलब एक दो ऐसी बेट मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ में खेलने में हेल्प करूं, तो वो स्पीड एडवांटेज और भी ज्यादा प्रो हो जाएगा। आपको एक और एडवांटेज मिल गया, वो चीजें कि हाँ सर ने ऐसा बोला, हमने उस टाइम लाइव सुना था, और सर खुद कितना ज्यादा उसमें बुलिश थे, कैसा कॉन्फिडेंस था। तो वो जैसे कहते हैं कि हर साल 2x वाली ही क्यों, किसी किसी स्टॉक्स में वो हर साल 3x 4x वाली भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो 2025 से 35 का जो रोड मैप है, वो और भी शानदार दिखेगा। बस उसलिए मैं आपको ये फंडामेंटल फैक्टर किसी किसी में बता रहा हूँ। टेक्निकली ऑलरेडी आपको पता है कि कितना ज्यादा बुलिश है, सब कुछ हमारे फेवर के अंदर में है। मैंने बताया ना, कभी भी किसी भी पॉइंट से ये रॉकेट हो सकता है। कंसोलिडेट कर रहा है, करने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। नीचे टूटता जाए तो जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा शानदार स्टॉक, एसआईपी वाला सा स्टॉक मिल गया आपको, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरह, आप इसके अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज, ये था आज का स्टॉक डिस्कशन, जिसमें वेस्कॉन डिस्कस किया, यूनियन बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे मैं क्या सोच रहा हूँ वो चीज मैंने आपको बताई। इक्विटास बैंक ऑलरेडी हम लोगों ने ले रखा है और यहाँ से बुलिश लग रहा है। ओके। अब देखिए, सेशन को मैं बिल्कुल सॉर्टेड क्यों रख रहा हूँ, इसलिए आज ज्यादा स्टार्टिंग में बातें नहीं करी। वो स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक दिन पूछा था ना कि क्यों सीधा पावरफुल सेशन हो, 1 घंटे का, 1 आवर का, जिसमें लोगों को रिकॉर्डिंग देखने में भी मजा आए, रिवाइज करने में भी चीजें अच्छी लगे। तो उसी डायरेक्शन में मैं कहीं लेके जाना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हर सेशन ही 1 घंटे 1 घंटे का ही होगा, क्योंकि अगर कोई टॉपिक है, जैसे हमने पोर्टफोलियो क्लीनिंग के अलावा जीटीएफ स्पीड एडवांटेज ब्लूप्रिंट, जो वर्सेस ट्रेडिंग, अगर ऐसी कोई चीजें पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज पे बात करें, तो उसमें तो जो टाइम लगता है वो लगेगा ही लगेगा। 1.5 घंटे, पौनी 2 घंटे, 2 घंटे, सवा दो, 2.5 घंटे, जो भी टाइम लगता है। बट बाकी जिसमें स्टॉक वगैरह डिस्कस हो रहे हैं, वो उसमें फिर भी ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है, आज इतने डिस्कस कर लेते हैं, बाकी अपन कल डिस्कस कर सकते हैं। तो बस उसी तरह से मैं सेशन को चलाना चाह रहा हूँ। तो अब क्विकली क्या करते हैं, जो टाइम है हमारे पास में, उस टाइम के अंदर में मैं दो चीजें आप लोगों को बताऊंगा। पहले तो आप मुझे एक स्टॉक का नाम बताएंगे, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, फिर आप लोगों को बताना, जिससे आप लोगों को भी समझ में आए कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं।
और मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों की रिसर्च किस डायरेक्शन में जा रही एंड बाकी सब लोगों को भी समझ में आए कि लाइक कोई भी किसी स्टॉक का नाम ले रहा है तो उसकी मेंटेलिटी इतने सेशन देखने के बाद में किस डायरेक्शन के अंदर में पहुंची है। तो मैं क्लियरली एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, उसका मुझे आपको आंसर देना है। अभी मैंने चैट एक बार क्लियर डिसेबल कर रखी है। क्यों? क्योंकि एक बार आप क्वेश्चन को सुने, दो तीन बार क्वेश्चन रिपीट करूंगा, उसके बाद में ही आप लिखें। आपको ऐसे किसी एक स्टॉक का नाम बताना है जो आपके अकॉर्डिंगली अभी आपकी रडार पे हो कि यहां से अच्छा चलना चाहिए, आपके रडार पे हो कि हाँ ये यहां से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा। अब कोशिश करें एक का ही बताएं, ऐसा कुछ हो कि तो होता नहीं कि लाइक कि दो तीन है सर और ये दोनों तीनों ही बहुत शानदार लग रहे हैं, तो बस ज्यादा से ज्यादा तब जाके दो या तीन का नाम मेंशन करें। बट कोशिश करें सिर्फ एक ही स्टॉक का आपको नाम लिखना है। वापस से क्वेश्चन सुन ले ध्यान से। सिर्फ ऐसे स्टॉक का नाम लिखना है जो आपके अकॉर्डिंगली लगे कि हाँ ये आपकी रडार पे है, ये चलने के लिए बिल्कुल रेडी है, ताकि उसको मैं डिस्कस करूं तो बाकी के लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और उस पे मैं एफर्ट, मैं उसके ऊपर में जो टाइम दे के आपको कुछ इनपुट दे रहा हूं तो वो बाकी लोगों के काम में आ सके, बाकी लोगों की वो रडार पे आ सके। तो देखिए साथ के अंदर में एलएमएस का मतलब लाइव मार्केट सेशन नहीं, क्योंकि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी तो यही है ना, कि आपने कोई स्टॉक डिस्कस किया जो आपकी रडार पे था, वो मैंने डिस्कस किया, मैंने मेरे इनपुट दिए उसके ऊपर में, ऑलरेडी आपने वही स्टॉक बोला जो यहां से अच्छा लग रहा था, मैंने मेरे एंड से क्या ऐड ऑन करना था वो ऐड ऑन करा, और बाकी लोगों के लिए हो सकता है वो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। आपकी एक की मेहनत से बाकी के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई कल के लिए या परसों के लिए। सिमिलरली किसी दूसरे ने वापस से डिस्कस किया, उससे दूसरे से वापस से सबको मिल गई। तो जैसे कहते हैं ना कि बेस्ट से बेस्ट चीज शायद हो सकता है अपन लोग फिल्टर करके ले आए। वापस से सुन लीजिए, किसी एक ने कोई स्टॉक मुझे बोला जो उसकी रडार पे था, जो उसको लग रहा था यहां से अच्छा खासा उसे लग रहा, पूरी रिसर्च वगैरह सब कुछ कर रखी। वो ऐसा नहीं कि पूरी टॉप डाउन अप्रोच मुझे शेयर करे, बस स्टॉक का नाम लिखा उसने पूरी टॉप डाउन अप्रोच करके, ये कि हाँ ये यहां से अच्छा खासा लग रहा है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास में, उसको मैंने मेरे इनपुट देते हुए डिस्कस करी, और हो सकता है वो सबके लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आ गई। जरूरी नहीं कल के लिए, पर हो सकता है कि आज कल परसों में वो स्टॉक चलने वाला हो। फिर किसी दूसरे का स्टॉक मैंने पिक किया, वो अपॉर्चुनिटी निकल के आ गई। तो कह रहे हैं कि आपसे दूसरों की हेल्प हुई और किसी दूसरे से आपकी हेल्प हो गई, तो एक बन गई ना एक अच्छी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वाली कम्युनिटी हमारी उस चीज पे। तो आगे के सेशन हम कुछ इस डायरेक्शन में भी लिखेंगे। तो कल का होमवर्क भी यही है, कल जब हम सेशन लेंगे, कल वापस से सेशन होगा, तो कल के सेशन में भी क्या करना है आज को, जैसे अभी आपको लगे कि इमीडिएटली मेरे पास में नाम नहीं आ रहा, तो जबरदस्ती बोलना भी नहीं है, जबरदस्ती बोलना भी नहीं है कि ये डिस्कस कर लो वो डिस्कस कर लो। आज आप वापस से पूरा टाइम लीजिए, पूरी अच्छे से रिसर्च कीजिए, स्टॉक्स को फिल्टर कीजिए कि हाँ ये मेरी निफ्टी 500, ये मेरे बेस्ट 100, ये मेरे नेक्स्ट बेस्ट 100, ये वो एरिया जो जोन से चल रहे हैं, और ये मेरी अपॉर्चुनिटी वाली लिस्ट है। और इस अपॉर्चुनिटी वाली लिस्ट में अगर 10 हैं तो इन 10 में से बेस्ट कौन से हैं जो मेरी अभी रडार पे हैं, जो कि जिनका गेम होने वाला आज कल परसों में, इस वीक में या अगले 5-10 दिन में वो यहाँ से चलने वाले हैं, उनमें से आपको एक या दो उठाने हैं। ये वाला फ्लो रहेगा, और फिर वो मुझे बताने जब मैं पूछूं क्लास में तब, ताकि दूसरे लोगों को भी बेस्ट से बेस्ट चीज मिल सके। क्योंकि फिर अगर इसको सब फॉलो करेंगे ना, तो एक से सबको बेस्ट मिली, फिर दूसरे से सबको बेस्ट मिली, तो सोचिए सबकी कितनी हेल्प हो रही है। आप लोगों को बाय डिफॉल्ट ही रैंडमली आपकी लिस्ट कितनी बड़ी होती चली जाएगी। आपने अभी एक स्टॉक बोला तो बाकी सारे सोचेंगे ना कि हाँ ये तो मेरे पास में भी था, तो कुछ ऐसे भी तो सोचेंगे ना, अच्छा ये मेरे से छूट गया था पर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, चलो इसको मैं भी मार्केट वॉच में ऐड कर लेता हूँ, मैं भी अपॉर्चुनिटी वाली लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ, मैं भी ऑन रडार वाली लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। ऐसे ही किसी ने दूसरा स्टॉक बोला तो हो सकता है वो भी अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो आप सब लोगों की लिस्ट वो यहाँ से बढ़ती चली जाएगी। और इतने दिन की लर्निंग के बाद में मैं ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ आप लोगों से कि आप उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हुए बेस्ट से बेस्ट चीज निकाल के बोलें। इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आज बोलें, आज का पूरा दिन लें, वापस से लिस्ट को रिवाइज करें, 2-4-5 घंटे बैठ के रिसर्च करें, और फिर जब कल मैं बोलूं तब आप कल लोग आप बोल देना उस चीज को। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टॉक लिखना है। तो पहले 2-4-5 स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, दो तीन जो भी है मतलब, एंड देन उसके बाद में मेरे को जो कुछ और बात आप लोगों को बोलनी है वो मैं उसके बाद में ही बोलूंगा। तो मैंने चैट जो है इनेबल कर दी है। वाह,
मैं मेंटोर को एक होमवर्क दूंगा आज की, इनमें से देखो, इनमें से सबसे वाहियात वाहियात किसने बोले हैं, मतलब जिसमें मेंटोर को लगा कुछ बन ही नहीं रहा फिर भी क्यों बोल दिया, और उनके मैं नाम नोट डाउन करवाऊंगा। ओके, पहले स्टॉक के नाम ही पढ़ ले, तो EMBDL बोला है, NIACL बोला है, पुष्पेंद्र ने एडलवाइस बोला है, विजय ने इंसेक्टस इंसेक्टिसाइड्स कौन सा स्टॉक्स है ये बोला है, गौरव ने कोहांस एंड रेड टैप, फिर बी सॉफ्ट, NHPC, प्री कैम बोला है, इगारसी मोटर, बजाज हिंद, लाइका लैब्स, जील, क्रॉम्पटन, EMBDL, नाटको फार्मा, लाइका लैब्स, बी सॉफ्ट, रेड टैप। मैं मतलब देखना चाह रहा हूँ कि कॉमन नाम कौन कौन से, फिर उन कॉमन नाम को ही डिस्कस करें ना अपन। बायोकॉन, दीपक ने सीधा PSU बैंक बोल दिया, ओके। देन उसके बाद में EMBDL, नेटवर्क 18, सोनाटा, क्रॉम्पटन, प्राज इंडस्ट्रीज, जस्ट डायल, बजाज हिंद, आर पावर, बी सॉफ्ट, IDBI, रेड टैप, स्पेशलिटी, गोदरेज, अग्रोवेट, आरती। चलो मन ही मन पढ़ लेता हूँ मैं। तो नाटको फार्मा भी काफी लोगों ने बोल रखा है, तो पहले नाटको फार्मा को डिस्कस करते हैं, देखते हैं नाटको फार्मा में क्या ऐसा। ईयरली के डिमांड जोन में आया है, ठीक है। हाफ ईयरली के भी डिमांड जोन में आया है, ओके। क्वार्टरली के भी डिमांड जोन में है यहाँ पर, इस वाले डिमांड जोन में, तो मतलब ठीक है, डिमांड जोन कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ मंथली के डिमांड जोन की, तो अब ये मंथली की कुछ एक कैंडल बना के यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, वीकली पे चेक करते हैं। ओके, वीकली ये टेस्टेड है, तो वीकली के ऊपर में ऐसा कोई डिमांड जोन नहीं है जहां से ये चल रहा है, बस डेली पे कंसोलिडेशन है। और कंसोलिडेशन के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने इसको पिक करा, मतलब अगेन आप लोग बढ़ रहे हैं ब्रेकआउट ट्रेड की तरफ। देखिए बिल्कुल सही है, अगर ईयरली का डिमांड जोन और हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इनको मैं कंसिडर करूं तो, कि यहां तक मुझे सारी पिक्चर ठीक लग रही है। बट अगेन वही बात है कि ये जितना कंसोलिडेशन हुआ है, अगर आपने इस कंसोलिडेशन को पूरा आइडेंटिफाई करा है, आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये यहाँ से चलना चाहिए, तो वही कि ये सीधा क्लियरली करंट मार्केट प्राइस पे खेलने वाली ट्रेड हो गई, जिसपे आपको पता है 10% से ज्यादा रिस्क, मतलब जो कैपिटल का हमने 10% पोर्शन इसके लिए छोड़ रखा ना, सिर्फ उसी से खेलनी है इसको। क्योंकि करंट मार्केट प्राइस वाली ट्रेड हुई ना, कंसोलिडेशन तो बहुत लंबे टाइम से कर रही है। अब इसको अपन ये तो कर नहीं सकते कि ईयरली इनकम ट्रेड खेलें, क्योंकि ईयरली का लोकेशन, हाफ ईयरली का ट्रेंड और क्वार्टरली उसके अकॉर्डिंगली, तो यहां से लेके यहां तक टारगेट इसका बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, वो चीज अलग है कि आज आप इसको सीधा ऐसा रैंडमली माने कि फ्यूचर में पहले जब मैंने प्लान करी तब ये ऐसी ट्रेड थी, एंट्री, और ये मान लेते हैं एक बार इसका स्टॉप लॉस, और इसका 2:1 टारगेट मानते हैं यहां पर। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि इतनी बड़ी रेंज को खेलने का कोई सेंस नहीं है, टारगेट मिलने में टाइम लगेगा, तो हम उसको स्मार्ट तरीके से प्ले करते हैं। LMS के स्टार्टिंग सेशन में मैंने आपको ये बात बताई थी। हाँ, अगर नीचे वाले में आती है ना, तो नीचे वाला तो फिर वो होता है, जैसे होता है ना कि 5 ईयरली इनकम ट्रेड मिली है, तो उन 5 ईयरली इनकम ट्रेड में से अगर एक ईयरली इनकम ट्रेड ऐसी है तो शायद मैं उसको ना खेलूं, लेकिन अगर एक ऐसी है तो मैं उसको सीधा डायरेक्टली खेल लूं, उसमें मुझे स्मार्ट तरीके से खेलने की जरूरत शायद नहीं है। अब अगर मैं इसकी मैं बात करूं, तो देखिए इसी के अंदर में अगर आप यहां कहीं पर नीचे जाने पे इसको अंदर में लेते हैं ना, चलो यहां पर भी, तो अब आपका होता 5:1, और अब आपको उसको 2:1 बनाने के लिए बस इतना सा काम करना पड़ता। तो कई की बार जोन के मिडल में एंट्री लेना भी बेस्ट होता है, जहां पे आपको दो एडवांटेज मिल गए। वापस से सुनिए, दो एडवांटेज कौन से मिल गए। पहले आपकी एंट्री थी यहां पर, और स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट जो था वो 2:1 यहाँ पर। देखिए बहुत बड़ा टाइम लगेगा, और बहुत बड़ा टाइम आप क्लियरली देख ही रहे हैं,
एक दो तीन चार क्वार्टर निकल चुके हैं, चार क्वार्टर में भी नहीं है। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, सारी की सारी ईयरली इनकम ट्रेड में सीधी एंट्री नहीं ली जाएगी। अदरवाइज तो आप पूरे साल बस कैपिटल को ब्लॉक करके बैठे, कुछ खेल ही नहीं रहे। इसीलिए एलएमएस की थीम इस तरह से हुई थी कि ईयरली इनकम ट्रेड ये मार्क करनी है, ताकि एक ओवरऑल व्यू पता रहे हम कब बुलिश होना है, मार्केट कहाँ से टर्न अराउंड होना है, वो सब चीजें आपको पता रहे। 20-30% का निफ्टी में करेक्शन है तो कितनी ईयरली इनकम ट्रेड में एक साथ में एंट्री मिली। लेकिन ये नहीं कि सब की सब में 2:1 के अकॉर्डिंगली खेलेंगे। बहुत जल्दी ही मैंने ये चीज बता दी थी कि हाउ टू प्ले स्मार्ट। पांच में से दो या हद मार के तीन ट्रेड होंगी हमारी जिनमें ईयरली इनकम ट्रेड में डायरेक्टली एंट्री लेंगे, वो कुछ ऐसी। बाकियों में या तो फॉलोअप लेवल होगा, या फिर एक दूसरी अप्रोच ये कि मिडल ऑफ द जोन में कहीं पर प्लान करें, और वो भी तब जब एक सफिशिएंट टाइम निकल चुका हो तो। अब यहीं पर आप मान के चलिए कि दो तीन क्वार्टर निकल चुके हैं और उसके बाद में आप इस वाले क्वार्टर पे यहां एंट्री ले रहे होते, तो अब आपका टारगेट 5:1 था, अब इसको 2:1 करते हैं। तो बस आपको यहां तक का ही वेट करना, अराउंड 980 तक का, जो कि कहते हैं ना एक दो कैंडल के अंदर में भी आ जाता है कई की बार। 980 कहाँ तक हुआ, बस एक दिन इसने सर्किट लगाया और खेल खत्म, टारगेट आ गया। और अब वो आपने एंट्री कहाँ पर ली थी, हो सकता है इस क्वार्टर के अंदर में यहाँ कहीं के आसपास में आपने ली हो। ये रहा 1 अक्टूबर यहाँ पर। तो आपको इतना समझ में आता है कि हाँ ज्यादा दिन नहीं हुए, इतना समझ में आता है कि ज्यादा दिन नहीं हुए। और हमने उसी को जैसे कहते हैं ना कि वापस से स्मार्ट तरीके से हमने उस चीज को खेले। यहाँ पर एंट्री लेना है, कंसोलिडेशन हो रहा था, अब वो जारी। अब कोई इस वाले तरीके से इन सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कि ये मेरी ईयरली इनकम ट्रेड थी, जिसमें मैंने डायरेक्टली ना खेल के इस तरह से मैंने पूरा वेट किया, मुझे लग रहा चलेगी चलेगी चलेगी। मैंने फॉलोअप लेवल का वेट किया, फॉलोअप लेवल नहीं बने, कंसोलिडेशन होता रहा होता रहा होता रहा। इन सारी कैंडल्स को मैं डेली बेसिस के ऊपर में मॉनिटर कर रहा हूं कि हाँ ये सप्लाई जोन टेस्टेड, ये टेस्टेड, ये टेस्टेड, ये सब कुछ टेस्टेड है, और यहां से ये मूव आने के लिए रेडी है। तो वो तो बिल्कुल सही जा रहा है। ऐसी ब्रेकआउट खेलो, ऐसी करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद खुल के सपोर्ट कर रहा हूं आप लोगों को। बट इस सारी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली, इस सारी प्लानिंग के अलावा, अगर आपने सीधा देखा कि हाँ बस ईयरली से चल रहा था, कंसोलिडेशन हो रहा है, चलो ब्रेकआउट खेलो, 10 में से 9 के अंदर में आप लॉस ही खाएंगे। उनके मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, कोई भी फेवर में नहीं होगा, ना मैं, ना सूरज सर, ना कोई भी मेंटोर। वो आपको यही कहेंगे मत खेलो सीएमपी पे, मत खेलो ब्रेकआउट ट्रेड। बट इस टाइप की पूरी प्लानिंग के साथ में खेल रहे हैं तो कोई भी इश्यू नहीं, आप एक पूरी प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी के साथ में खेल रहे हैं। आप रूल बेस्ड एक्सपेक्टेशन ट्रेड ले रहे हैं। तो ये था नाटको फार्मा के ऊपर में, किसी ने प्राज इंडस्ट्रीज भी लिखा था। अगर मैं प्राज इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं, तो देखिए अगेन वही कुछ स्ट्रक्चर है, हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके, और मैंने यहाँ पर एक डेली पे बॉटम मार्क कर रखा था। मैंने कहा था यहाँ पर आ जाता तो बहुत अच्छा रहता। अगेन वही रिस्क होता है कि चलने को यहाँ से भी चल जाए, यहाँ से भी ग्रीन कैंडल बन जाए। बट हाँ, अगर दिन भर कुछ खेलने के लिए नहीं है तो बार बार में मन करेगा ही ग्रीन कैंडल बनती हुई देख के चलो बाई कर लेता हूँ, चलो बाई कर लेता हूँ। और अगर ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज हर कुछ ना कुछ बनता जा रहा है, वो वाले कॉन्सेप्ट से, नो जोन नो ट्रेड वाले कॉन्सेप्ट से, तो आपको लगेगा कि रहने देता हूं ना, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना। किसी न किसी स्टॉक पे जो 8-10 मेरी ट्रैकिंग पे चल रहे हैं उनमें 125-75 मिनट पे कुछ ना कुछ मिल रहा है, और कुछ ना कुछ मैं बना रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो फिर अपने आप ही सबर आ जाता है, अपने आप ही पेशेंस आ जाता है कि थोड़ा रुकते हैं ना और इस वाले जोन के ऊपर में ही प्ले कर लेंगे। तो अगेन वही लॉजिक है, किसी को लगे कि नहीं मुझे खेलना तो करंट मार्केट प्राइस पे खेलो, और किसी को लगे कि यहाँ तक वेट कर लेना चाहिए तो वेट कर लो। बाकी ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर रखा है। विशेष करें बीएसएमएल, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, हम मैंने आपको बताया भी था एक दिन। प्रथम बोल रहे हैं बजाज हिंद, बजाज हिंद भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। यस, अगर वो वहां पर हिट कर जाता, जो छोटा सा मिसिंग एरिया था, वो सब लोगों को पता है ऑलरेडी वो मिसिंग एरिया कौन सा है, तो फिर ये मूव आने के अंदर में इतना टाइम लगे ही नहीं। और वो मिसिंग एरिया है यही वाला, वीकली का ये मान लीजिए, एंड डेली के अंदर में इस वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ कहीं पर एक एरिया है। अगर इसको डिस्कस कर जाता तो ये मूव शायद और भी जल्दी बहुत स्ट्रांगली आती।
ओके। ईएमबीडीएल भी हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, एंड हम फाइनली जिस एरिया का वेट कर रहे थे एंट्री पॉइंट सेकंड के लिए, उसी एरिया के अंदर में ये हाफ ईयरली वाले डिमांड जोन में हिट होने ही वाला है, या फिर मे बी कि हो भी गया हो। लेट मी चेक। ओपन है 81.35 एंड लो है 81.55। तो ऑलमोस्ट इसको कंसिडर करा जा सकता है कि ये एक हाफ ईयरली इनकम, वो हाफ ईयरली डिमांड जोन को हिट हो चुका है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट सेकंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने इसको बाई कर रखा है, और कोई फ्रेश स्टार्ट कर रहा तो अगेन एंट्री पॉइंट वन, या फिर 5-5 पॉइंट स्ट्रेटेजी, जो भी आपको बेस्ट लगे। 5-5 पॉइंट वाली स्ट्रेटेजी में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके लिए भी ये बहुत अच्छा वोलेटाइल स्टॉक है, बहुत बेस्ट है। और अगर नीचे आया तो फिर हमारे पास में ऑलरेडी हमें पता है कि एक एरिया ये है हमारे पास में 60 रुपीज के आसपास में, जो हमारा एंट्री पॉइंट थ्री होगा। टारगेट वगैरह ऑलरेडी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे एरिया टेस्टेड थे, ये सब कुछ पहले के मार्क करे हुए हैं कि 695 तक आने वाले टाइम में इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं यहाँ तक की भी बात करूँ तो मिनिमम यहाँ तक तो क्लियरली दिख ही रहा था हमें। ये क्लास के अंदर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ये सब कुछ पहले के ही बनाए हुए हैं। ओके। आईडीबीआई भी ऑलरेडी रडार पे है, इसके लिए डाला भी था मैंने। आईडीबीआई काफी अच्छा लग रहा है, मतलब ये कहते हैं ना कि कुछ काइंड ऑफ एक श्योर शॉर्ट स्टॉक वाली जो चीजें होती हैं, कि भाई पता है क्लियरली 130 तक जाना ही जाना है। ये सारे एरिया टेस्टेड हैं, आप लोगों ने खूब इसकी मल्टीपल टाइम टॉप डाउन अप्रोच कर रखी होगी। पहले ये सारे टेस्टेड थे, अब ये डिमांड को टेस्ट करते हुए प्राइस ऊपर जा रही है। तो जैसे कहते हैं ना कि चाहे ये यहाँ से जाए, या फिर ये इस वाले एरिया से, ये जो मंथली बन रखा है यहाँ पर ऊपर भी है, वीकली ऐसी बात नहीं है। अगर मैं क्वार्टरली से स्टार्ट कर दूं तो ये है ही ऑलरेडी इसके अंदर में। और अगर मैं मंथली कहूँ वो भी यही की यही है, और एक ऊपर भी बन चुका है, और ये रहा वीकली का। तो ये तो एक बाय डिफॉल्ट ही अपने आप में कहते हैं ना बहुत ही प्यारा एरिया है 80 रुपीज के आसपास में, कि 80 पे आए तो एक कहते हैं ना कि यार एक अच्छा पैसा देने वाली चीज आ रही है आपके पास में 80 पे आते के साथ ही। और 80 से पहले चाहे करंट मार्केट प्राइस से, या फिर यहां से कहीं से भी ये रॉकेट हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि यहां तक आए, यहां से भी रॉकेट हो सकता है, और टारगेट दोनों केसेस के अंदर में यहां तक का तो आप मान ही लीजिए एक बार इनिशियली। और एक बार इसको टेस्ट हो जाएगी तो और देख लेंगे, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये अपने आप के अंदर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हो, क्योंकि रेंज इसकी यहां से लेके यहां तक है। तो ये हो गया आईडीबीआई के ऊपर में। अब आईडीबीआई के अलावा, ठीक है, एक बार स्टॉक पे इतना ही रखते हैं। अब मेरे को जो कुछ एक चीजें बोलनी है वो मैं बोलूंगा। स्टॉक वाले पे आपको यही करना है जो मैंने आपको होमवर्क दिया, उस होमवर्क के साथ में कल आइएगा, और फिर अपन आप वाले स्टॉक से ही स्टार्ट करेंगे कल डिस्कस करना। अच्छा, मैं गूगल फॉर्म पढ़ रहा था। अब गूगल फॉर्म पे मैं जो भी क्वेरीज पढ़ रहा हूँ, उनके अंदर में 60-70%, 80% मान लीजिए, 80% तक मुझे वही चीजें दिख रही हैं कि लाइक जिनका मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ, क्योंकि वो आपने पहले भरी, एंड उसके बाद में पोर्टफोलियो वाले 2-3 क्लासेस हो गई, वो 3 क्लासेस बैक टू बैक हुई थी, एंड जॉब वर्सेस ट्रेडिंग वाली होगी। तो उन 4 क्लासेस में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्वेरी, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन के बिहाफ पर तो वो मैंने सेशन प्लान करे थे। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं जो भी अब पढ़ रहा हूँ ना, उनमें मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ इसका आंसर हो चुका है, इसका आंसर हो चुका है, इसका आंसर हो चुका। कुछ कुछ हो सकता है उनके बीच में, बट अगेन वो मिक्स हो रखी हैं। और कुछ कुछ लोगों ने वही जो मैंने बोला भी था कि रिपीटेड एंट्री नहीं करनी है, वो कर रखे हैं, तो उसकी वजह से वो सारा मिक्सअप हो रखा है। एक नया गूगल फॉर्म आज आप लोगों को मिलेगा, पुराने के ऊपर में रिस्पॉन्स हम बंद कर देंगे। उस नए गूगल फॉर्म के ऊपर में आपको वापस से भरना है। उन्हीं लोगों को भरना है जिनको लगे कि हाँ मेरी कोई क्वेरी है वो इन सेशन में अभी तक कवर नहीं हुई, उसकी कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिक, कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है अभी भी, और वो इन सेशन के अंदर में अभी तक कवर नहीं हुई है, तो वो आप लोग उसमें भर दीजिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अननेसेसरी नहीं भरना कि चलो गूगल फॉर्म भरा मिला है तो कुछ ना कुछ भर ही दूं इस चीज के ऊपर में मैं। तो उस चीज के ऊपर में हाँ ऐसा कुछ है कि एलएमएस की लर्निंग के थ्रू आप में कुछ चेंजेस आए सिग्निफिकेंटली, आपको लगे कि ये चीज शेयर होनी चाहिए कि आप में क्या क्या चेंजेस आए, तो वो चीज आप कर सकते हैं।
फीडबैक वगैरह और उन चीजों के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो वो गूगल फॉर्म आज आप लोग वापस से भरिएगा एक बार। अगेन मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मल्टीपल एंट्रीज मत भरिएगा। देखिए उसमें मैं ये ऑप्शन भी इनेबल कर सकता हूँ, ओनली वन रिस्पॉन्स पर यूजर, बट वो अगेन फिर आपसे साइन अप वगैरह करवाएंगे। उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी कि गूगल की ही मेल आईडी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो रेस्ट्रिक्शंस मैं नहीं लगाना चाह रहा, तो इसलिए आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को एक एक ही भरना ही है उसमें। और जब आप उसके अंदर में भरें तो उसमें देखिए ऐसा भी नहीं है कि जैसे होता है ना, कई लोगों को मैंने देखा कि 10 10 ट्रेड उसमें लिख रखी है, सर मैंने इसमें ये YAT प्लान करी, इसमें मैंने ये HYAT प्लान करी, वो करी। देखिए आपके रिस्पॉन्स तक आने में मुझे अगर 5 दिन 7 दिन लग गए, तब तक तो हो सकता है वो सारी ट्रेड ही ऊपर नीचे हो जाएं। ऐसी कोई ट्रेड है जो मल्टीपल आपने प्लान करी है, वो करी हैं, वो आप मेंटोर के साथ में डिस्कस कीजिए ना। अगर 1000 लोगों की मैं ट्रेड अगर वो डिस्कस करूंगा यहाँ पर, या फिर उनको भी इंडिविजुअली रिप्लाई करूंगा वहां पे ट्रेड देख देख के, तो मैं दूसरे पर्सन तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। मैं हो सकता है सिर्फ 5 7 बंदों में ही घूमता रहूं। क्योंकि अगेन वही चीज आ जाती है ना कि हर एक सिंगल की लिमिटेशंस होती हैं कि कितने लोगों को आंसर कर सकता है। अगर डे वन से मैं और सूरज सर ही सबको आंसर कर चुके होते तो फिर मेंटोर क्यों रखते हैं? और जितने मेंटोर थे वही सबको आंसर कर चुके होते तो और मेंटोर क्यों बढ़ते हैं? इतना तो आप सब लोग भी समझते हैं। तो ये कि सबको प्रॉपरली हर मेंटोर अच्छे से टाइम दे सके, उनकी क्वेरी को रिजोल्व कर सके, इसलिए तो मेंटोर हैं। अब आप लोग मुझसे अगर बहुत सारे मल्टीपल सेटअप टेलीग्राम पे पूछेंगे, यहाँ पर गूगल शीट में भरेंगे, तो उनमें में मैं जैसे हो सकता है ना कि 8 10 लोगों की चैट के अंदर में मेरा दिन निकल गया, फिर वापस से उनकी और चैट आ गई तो उन्हीं में, तो लोगों की जेन्युइन जो प्रॉब्लम उन तक मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। आप अपनी जो ट्रेड वगैरह सेटअप आपने कुछ प्लान करा, मेंटोर उसी लिए तो है, उनके साथ में आप डिस्कस कीजिए। एंड इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज है ना, कोई जैसे आपका कोई स्पेसिफिक केस है, कुछ भी कैसा भी मान लीजिए, और आपको लग रहा है कि यानी कि वो मेरी नजर में अभी तक नहीं आया, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा वो भी मेंटोर से डिस्कस करें, और उसको ये कह दें मेंटोर को आप लोग कि ये प्लीज सर से भी डिस्कस कर लेना। तो जब हम अभी इवनिंग में क्लासेस से पहले एंड क्लास होने के बाद में भी 2 3 घंटे जब हम साथ में बैठते हैं, तो आप लोगों के बारे में ही डिस्कशन होता है। तो वहां पर वो खुद दिन भर मेंटोर की ये कोई स्टूडेंट है, उनकी ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी, उन्होंने ये चीज आपसे डिस्कस करने के लिए भी बोली है। तो उन पे जो हमें फीडबैक जो इनपुट देना होता है वो हम दे देते हैं, फिर उस चीज के ऊपर में हम ये बोल देते हैं कि उनको इस तरह से आप बोलो, इस तरह से आप इस चीज का जवाब दो, और ऐसा लगता है कि नहीं मेरे एंड से जवाब जाएगा तो और ज्यादा इम्पेक्ट डालेगा वो चीज का, तो फिर मैं डायरेक्टली खुद भी कि नाम बताओ, नाम बताया, मैंने टेलीग्राम पे सर्च करा, वो मेरे वहां पे सर्च हिस्ट्री में आ गया, फिर मेरे को वॉइस मैसेज से आंसर देना है या फिर वैसे देना है, वो मैं खुद भी कर लेता हूँ। तो मैंने कहा ना कि उस चीज के ऊपर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम का ही तो सोल्यूशन के लिए हम बैठे हैं, तो वो चीज आप मेंटोर तक जरूर पहुंचाएं, जरूर पहुंचाए ही पहुंचाए कि मेरे को एक ऐसी सी प्रॉब्लम आ रही है ट्रेडिंग के अंदर में। क्योंकि फिर क्या होगा, मेंटोर भी तो उसका, क्योंकि मेंटोर भी तो सारे LMS देख रहे हैं ना, मेंटोर भी तो वो सारी चीजें क्लासेस देख रहे हैं, सब चीजें उनको भी पता है कि क्या क्या चीजें बोली गई हैं, क्या क्या चीजें बताई गई। तो वो आपको पर्टिकुलर क्या चीज रेफर करनी है, ये वाली क्लास, ये वाला पार्ट आप दोबारा देखो, या फिर ये करो वो करो, उसके ऊपर में क्या फीडबैक देना है वो चीजें बताएंगे। उनको लगेगा कि नहीं कोई अलग ही चीज है, अलग ही बात है, अलग ही प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमसे भी डिस्कस होगी और फिर उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से इस चीज को फॉलो करें प्लीज। तो गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, आपको मैंने बता दिया, एक ही एंट्री उसके अंदर में आप लोगों को भरनी है गूगल फॉर्म में। पुराने के अंदर में अब कोई भी नया रिस्पॉन्स नहीं डालना है पुराने के अंदर में। और उन लोगों को भी नहीं डालना, जैसे होता है ना कि लाइक कि एड मी इन गूगल फॉर्म वाला वो डाल रहे हैं, वो उसमें आपने ऑलरेडी पुराने में भर रखा है। उसमें से मैंने ऑलमोस्ट 90% लोगों को ऐड कर चुका हूं मैं। मैंने पहले बोला था नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं ऐड करने का, कोई ग्रुप थोड़ी ना है, बस फोल्डर में तो मैंने ऐड करा उस चीज के ऊपर में। अब क्विकली मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट की 5 7 मिनट जो पहले वाली गूगल सीट थे ना उसके रिस्पॉन्स पढ़ रहा हूँ मैं। और ये रिस्पॉन्स मैं ले रहा हूँ सबसे लास्ट में, जो सबसे लास्ट में किसी ने भरा तो, और सबसे लास्ट में किसी ने भरा है वो है
प्रीति। और प्रीति ने भरा आज ही 2:06 के ऊपर में। तो मतलब 20 तारीख को भी रिस्पॉन्स आए, 19 को भी आए, 16 को भी आए हैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी कम है बट अभी भी रिस्पॉन्स उस सीट पे आ रहे हैं। बट अभी इस सीट में और कुछ भी नहीं बढ़ना, नई सीट मिलेगी आप लोगों को। एनीवेज, प्रीति का क्वेश्चन देखते हैं। प्रीति ने लिखा एनी स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर में लिखा प्रीति ने नो। और एनी स्पेसिफिक क्वेरी रिलेटेड टू योर स्टॉक मार्केट जर्नी, इसमें प्रीति ने लिखा सर योर नॉलेज इज अल्टीमेट नो डाउट इन दैट बट एज यू शोड इन योर एलएमएस लॉन्चिंग वीडियो रियल ट्रेड्स विद रियल इमोशंस शेयर टुगेदर दिस टाइम यू आर नॉट ट्रेडिंग अलोन यू थिंक वी डिड इट। यस प्रीति, एग्जैक्टली हम वही तो कर रहे हैं। ये मैंने लास्ट के सेशंस के अंदर में इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था, अगर आपने वो चीज समझी हो तो। और आज भी जब मैंने इक्विटास का एग्जांपल दिया है तो वो चीज भी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाई है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको सीधा ये कहूं कि बाय दिस विथ फुल फोर्स, उससे इन एलएमएस के बाद का क्या, इन एलएमएस के बाद का क्या, उससे आपने अगर पैसा बना भी लिया तो वो पूरा एक का दो करा तो दो के जीरो होना भी 100% तय है उस चीज के ऊपर में। तो एलएमएस का एजेंडा वही है कि जो चीज जिस तरह से हम प्लान कर रहे हैं, जिस साइकोलॉजी जिस इमोशन से, वो इमोशंस वो साइकोलॉजी आप लोग सीखें ट्रेड लाइव के लिए। जैसे कि आज वेस्कोन हम डिस्कस कर रहे हैं वो लेवल में है, उस वजह से। अगर यही वेस्कोन हम कल मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे होते जब लेवल में नहीं आ, लेवल से ऊपर होता, तो मैं कैसे कह देता आप लोगों को कि वेस्कोन को बाई कर लो। यहीं पर आईडीबीआई के अंदर में ये आईडीबीआई यहाँ आ जाए और उस टाइम हम सेशन ले रहे हों, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि बहुत ही शानदार ट्रेड जिसमें हमने प्लान करा था उसमें आ चुका, इसको बाई कीजिए। लेकिन यहां पर मैं आपको कैसे कह दूं कि बाई विथ फुल फोर्स। यही सेम चीज जो हमने स्टॉक डिस्कस करे, अगर मैं उन्हीं की बात करूं यूनियन बैंक की, यही यूनियन बैंक जब यहां था मैंने कहा यहां का वेट कीजिए तब बाई कीजिए। और जब यहां आ गया आप लोगों ने इसके अंदर में बाई करा, यहां पर मैं कैसे कह दूं बाई विथ फुल फोर्स। क्योंकि उससे सिर्फ मैंने पहले भी कहा चीजें फैसिनेटिंग हो सकती हैं, उससे प्रॉफिट वैसा नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। तो जो आज हम लेवल डिस्कस कर रहे हैं उससे वो जो आपकी लिस्ट बन रही है, वो लिस्ट ही अल्टीमेटली आपके काम में आएगी, वही आपको रियल रिजल्ट देगी, उन्हीं से ही पैसा बनेगा और उन्हीं से आगे का रोड मैप बनेगा। और अगर उस लिस्ट के अलावा आप अलग डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक बार के लिए टेम्पररी पैसा किसी की भी कॉल से, मेरी हो या किसी की भी कॉल से बन भी गए ना, अल्टीमेटली वो पूरा जाना तय है। क्योंकि इससे पहले भी तो आप लोगों ने पैसा बनाया होगा ना, चाहे वो मेरी कॉल हो किसी की भी कॉल हो, कहीं पर किसी की भी पेड मेंबरशिप ली हो कुछ भी ली हो, कभी तो पैसा बनाया ही होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि आज तक किसी भी कॉल में पैसा नहीं बनाया हो। पर वो बनाने के बाद में क्या आज भी है क्या, पूरा तो वही है ना। जो मैं लास्ट सेशन में भी कह रहा था कि रुकना कहाँ है, वो चीज पता होनी चाहिए ना कि कब ट्रेड लेनी है कब नहीं लेनी। तो जो आज हम लेवल डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ आ जाए तब बाई करना है, जैसे आज इसमें भी मैंने बोला कि यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए, ये बेस्ट एंट्री पॉइंट होंगे ये सारे के सारे। मीन वाइल ये जो छोटे छोटे मैंने कहा कि 125 के क्विक ट्रेडिंग के लिए खेलिए आप। अब यहां पर मैं कैसे कर दूं कि यूनियन बैंक के अंदर में ऑप्शन बाई कर लीजिए। चलो मैंने कह भी दिया, परसेप्शन बन भी गया और मूव यहां से एक बड़ी आ भी गई, आपके पैसा बन भी गया। तो आपकी दूसरी ट्रेड मेरे कहे बिना भी यहीं की यहीं होगी और वो पूरा लेके चली जाएगी। जब तक उसको सही तरीके से उस खेल को खेलना नहीं सीखोगे, पैसा नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है विनील। विनील कह रहे हैं when we take an entry and the higher time frame demand zone stocks take enough time to give us the return we intend to take, but as we are the full time traders we need monthly income to settle our expenses, so it is wise to go for the intraday. Yes, definitely intraday में जाना ही जाना, मतलब जो अभी मैं इसमें भी ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ये आए 125 पे लीजिए, यहाँ जैसे अगेन उसको खेलिए 125 पे। जो भी छोटी छोटी क्विक ट्रेड मिल रही है, जो भी पैसा बन रहा है उनको बनाइए। बट यहाँ पर आने पर लेनी है, यहाँ आने पर लेनी है, वीकली में यहाँ आने पर लेनी, इनके कंक्लूजन पे अपन कैसे पहुंचे हायर टाइम फ्रेम की अप्रोच से। कि हाफ ईयरली इनकम ट्रेड चल रही थी, क्वार्टरली इनकम ट्रेड चल रही है जिसका हम पार्ट है ऑलरेडी। हाफ ईयरली और क्वार्टरली इनकम ट्रेड,
उनको ध्यान में रखते हुए हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे। तो इसलिए वो हायर टाइम फ्रेम की अप्रोच के साथ में आप इसके ऊपर में आइए। इंट्राडे खेलने के लिए कोई मना नहीं है, बिल्कुल खेलिए। इंट्राडे ही तो है जो डेली का एक्सपेंसेस हमारे निकालती हैं, और उन्हीं के अंदर में ये हायर टाइम फ्रेम का व्यू क्लियर है तो एक 5 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी भी ऐसी ही है जो आपके एक्सपेंसेस निकालती है। ये फीडबैक भी मैंने हजारों लोगों से सुन चुका हूं कि सर 5 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी एक ऐसी मिल गई जिससे हमारे सारे एक्सपेंसेस निकल जाते हैं। ओके, विनील ने नेक्स्ट कहा है, सर कैन वी हैव ए टारगेट रिटर्न फॉर ईयर? नो, कभी भी ऐसा टारगेट मत बनाओ कि इतना परसेंट मुझे बनाना ही बनाना है, क्योंकि उसके चक्कर में गलतियां होती हैं। कहते हैं ना कि डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट से बेस्ट करें, रिसर्च में, प्लानिंग में, अपने प्री कमिटेड प्लान में, बाकी सब चीजें छोड़ दें। अगर ऐसा रखा कि मुझे मंथली इतना परसेंट बनाना ही बनाना है, इतना परसेंट बनाना ही बनाना, उस चक्कर में गलत ट्रेड होंगे। ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जो लास्ट सेशन में हमने जॉब वर्सेस ट्रेडिंग के अंदर में सीखा था। उस सेशन के अंदर में हम यही बात कर रहे थे कि अगर ईएमआई है, ईएमआई का बर्डन दिमाग पे, तो गलत ट्रेड होंगी, गलत डायरेक्शन होगी। तो रिटर्न की ऐसी कैलकुलेशन नहीं रखनी कितना रिटर्न होना चाहिए। आप अपना बेस्ट से बेस्ट कीजिए रिसर्च में, अपने प्री कमिटेड प्लान में, अपनी साइकोलॉजी के अंदर में। बाय डिफॉल्ट ही आपका रिटर्न जो आपका एक्सपेक्टेड है ना, उससे भी ज्यादा बनेगा, 100% ज्यादा बनेगा। अगला है रितु। रितु ने बोला है एनी स्पेसिफिक स्टॉक्स में नो, ठीक है। और एनी स्पेसिफिक क्वेरी के अंदर में रितु ने कहा ऑल क्वेरी आंसर्ड इन एलएमएस सेशंस, दैट्स ग्रेट। और साथ में आगे ये भी लिखा है इन्होंने, हाउ टू डिसाइड व्हेन टू लिव जॉब, ये भी ऑलरेडी मैंने आंसर कर दिया था रितु। मे बी कि आपने वो सेशन नहीं देखा या फिर उससे पहले का ये क्वेश्चन है। दूसरा, आपने कंपाउंडिंग में कितना पैसा कब बनेगा इसका प्लान। अगेन ये जो मैंने अभी पहले, इससे पहले बात बोली है ना, यही सेम आंसर है। कभी भी ये कैलकुलेशन मत लगाओ कि इस साल इतना हो जाएगा, इस साल इतना हो जाएगा। आप जो प्लान बनाया बताया ना, जो रिसर्च, जो सेशन, इन सारी चीजों को वैसे के वैसे फॉलो कर लो। जो भी आपका एक्सपेक्टेड चीज है ना, उनसे ज्यादा ही बनेगा। उसमें उस दिन स्पीड एडवांटेज ब्लूप्रिंट में भी तो मैं आपको यही कह रहा था कि एक एक साल हमने ये लिख रखी है। एक एक साल भी नहीं लगता बहुत सारी चीजों के अंदर में। तो जैसे आज भी मैंने महाराष्ट्र बैंक में भी तो वही बता रहा था ना मैं, कि हो सकता है किसी के अंदर में एक साल भी हमें ना लगे। अगला है हेमंत। हेमंत ने एनी स्पेसिफिक स्टॉक्स में बोला है आपकी ब्लेसिंग है। दैट्स ग्रेट हेमंत, एंड थैंक यू सो मच। बट ब्लेसिंग्स घर वालों की एंड ऊपर वाले की, उन्हीं की वजह से ही सारी चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं आपकी। आगे आपने लिखा है ना स्पेसिफिक क्वेरी के अंदर में, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू विजुअलाइज द बेस्ट केस सिनेरियो। देखिए सिंपल है, मैं दो चीजों को सबसे ज्यादा दिमाग के अंदर में रखता हूँ। ऐसे तो वो मेंटल क्लैरिटी में मैंने जो भी बात बोली, हर एक बात, हर एक सिंगल बात, मैं अपनी लाइफ का जो कहते हैं ना बेस्ट एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ में शेयर करा। चाहे सेशन 1 में हो, चाहे सेशन 2 में या सेशन 3 में, हर एक चीज मैंने बेस्ट से बेस्ट तरीके से शेयर करी आपको। बट फिर भी कहते हैं ना कि अगर आपका स्पेसिफिक इसी चीज पे हो कि बेस्ट केस सिनेरियो को कैसे विजुअलाइज करें डेली बेसिस पे, दो, बस दो चीजें। फील द विन बिफोर यू बिगिन, हर एक काम से पहले ये, हर एक काम से पहले ये। मैं खुद इनफैक्ट जब भी जिम जाऊं, जब भी रिसर्च करने बैठूं, कुछ भी मैं करने बैठता हूं, सबसे पहले मैं इसी चीज को याद करता हूं। मेरे सामने अभी भी यही कोट लगा हुआ है फ्रेम के अंदर में। जब मैं ये आपको आंसर कर रहा हूं तो भी मैं उस कोट को पढ़ के ही बोल रहा हूँ, फील द विन बिफोर यू बिगिन। और दूसरी चीज, ब्रिंग द आफ्टर इनटू द बिफोर। उस कहते हैं ना कि उस खुशी को पहले ही सोच लेना कि कैसा लगेगा ये चीज होने के बाद में। एक बार ये काम कर लूंगा तो कितना अच्छा लगेगा, ये रिसर्च कर लूंगा तो कितना अच्छा लगेगा, और उस रिसर्च से जब ये होने लगेगा तो कितना अच्छा लगेगा। जो लास्ट मेंटल क्लैरिटी के सेशन में बोला है ना, बिल्कुल लास्ट में क्लोजिंग के अंदर में, सोचिए कितना अच्छा लगेगा जब 2 घंटे रिसर्च कर लूंगा, कितना अच्छा लगेगा जब उससे रिसर्च से प्रॉफिटेबल हो जाऊं, कितना अच्छा लगेगा जब उससे इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाऊंगा, और कितना अच्छा लगेगा जब मैं अपने और अपने घर वालों के सपने पूरे करूंगा। तो जो मैंने दो चीजें बोली ना, फील द विन बिफोर यू बिगिन एंड ब्रिंग द आफ्टर इनटू द बिफोर, इनको डेली बेसिस के ऊपर में दिमाग में ध्यान में रखें। हो सके तो मोबाइल स्क्रीन पे इनका एक वॉलपेपर लगा लें। आपको डेली बेसिस के ऊपर में ये एक वो फ्यूल है जो आपको हर टाइम
काम करने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। आपको किसी भी दूसरे मोटिवेशनल वीडियोस या इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। ओके सो गाइज, आज यही पढ़ते हैं, इतने ही क्वेश्चन। एंड देन उसके बाद में जो है, ओके एक और मैं देख लेता हूँ। संजीव संजीव ने बोला उज्जीवन बैंक क्वार्टरली डिमांड जोन एट 30.43 इफ इट कम्स हेयर, प्लानिंग टू एंटर विथ MTF। ओके उज्जीवन डिस्कस कर लेते हैं, और वैसे तो डिस्कस कर रखा है पर फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। और साथ में आपने जो दूसरा बोला है एनी स्पेसिफिक क्वेरी में, रियली ग्रेटफुल फॉर द 5 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी वर्किंग ग्रेट। ये देखो 5 5 पॉइंट के लिए वापस से एक फीडबैक आया। उज्जीवन को चलो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए वही है ईयरली जो हमने पहले से प्लान कर रखा था, मतलब कुछ मिसिंग, बट उस मिसिंग के साथ साथ में हमने ये सारी चीजें देखी थी कि वीकली के डिमांड जोन में इसमें आना, ये हमारे सामने ही इंसिडेंट हुआ था। अभी वापस से बैक टू बैक वीकली डिमांड जोन बना बता दिए। अगर मैं आपको इसका शॉर्ट में कंक्लूजन दे दूं, तो शॉर्ट कंक्लूजन सुन लीजिए जो मैंने खुद के लिए भी प्लान कर रखा है। मंथली ये सब कुछ टेस्टेड है, मतलब कभी भी प्राइस ऑल टाइम हाई पे जा सकती है। बेस्ट एंट्री पॉइंट जो अभी बन रहे हैं वो यही, अगर 40 40 20 खेलना है तो 1 2 एंड 3, ये है बेस्ट एंट्री पॉइंट। अगर 5 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी खेलना है तो यहाँ पर है वीकली, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं 5 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी इसके अंदर में। बाकी बिंदास बुलिश है उज्जीवन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना कि आए नीचे करो बाई और जो आपने बोला है आप MTF कहाँ ऐड करने वाले हैं, 34 रुपीज के ऊपर में, तो ये बेस्ट एरिया है MTF ऐड करने के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्वार्टरली और साथ में मंथली दोनों के दोनों डिमांड्स होना, तो यहाँ पर MTF बाई करे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बस ये डिप ले लेगा, पर जाएगा ऐसे। और ये डिप अगर लिया ना तो स्पीड और भी तेज होगी। तो डोंट वरी, यहाँ पर आप बिंदास इसके अंदर में MTF ऐड कर सकते हैं। ओके जितेंद्र ने काफी बड़ा लिख रखा है, एक ओरियंट टेक्नोलॉजीज, अगेन काफी सारी ट्रेड लिख रखी है इन्होंने। देर आर द टू WIT आर 350 56 एंड 316, टारगेट इज 500, DIT MIT। अगेन वही चीज है जो मैंने अभी आपको बोली, ऐसी चीजें हो तो मेंटोर से इमीडिएटली डिस्कस करें, बट ऑल दो अभी मैंने पढ़ लिया तो फिर मैं इसका एक बार आंसर दे देता हूँ। ओरियंट टेक्नोलॉजी, देखिए ईयरली से स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं है, दो कैंडल है, हाफ ईयरली कुछ नहीं है, क्वार्टरली कुछ भी नहीं है फिलहाल। और अगर मैं मंथली के ऊपर में जाऊं तो यहाँ पर कुछ बन रहा है थोड़ा बहुत मंथली के ऊपर में, सीधा वीकली पे जाते हैं। वीकली का है एक ये एरिया एंड समथिंग, मे बी यहाँ इसके नीचे भी हो। तो फर्स्ट एक बार इसको मार्क करते हैं और इसके नीचे भी कुछ मिलेगा शायद। दिल्ली, ये रहा दिल्ली। इनके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है सीधा। अब इसको अगर आप वीकली इनकम ट्रेड के लिए डायरेक्टली प्लान करेंगे ना वीकली, और ये कहें कि दिल्ली पे ट्रेंड अप है, तो इतनी कैंडल निकल चुकी हैं वहां पे 125 मिनट का एग्जीक्यूशन इतनी दूर आके बहुत रिस्की होगा। अगर इसको आपको खेलना भी होना है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसको एज ए खेलने कंसिडर फ्री हिट की तरह। रेड कैंडल है, जैसे इसको हिट करे आपने एंट्री ली, ऊपर जा रही है, वेल एंड गुड, आपको लगे कि ठीक ठाक मिल गया, निकल जाओ। रिवर्स होने लगे तो इसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट ना होने दें, उससे निकल ही जाएं। निकल गए तो दूसरा खेलने का ये मौका मिलेगा। इसको आप सीधा का सीधा, ये कि यार बहुत ही नेरो रेंज है और उसके नीचे में भी एक ट्रैप लेवल हो, तो इसको सीधा एंट्री स्टॉप लॉस प्लान करके भी आप खेल सकते हैं फिर। बट अगेन एसएल हिट तो मेक श्योर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट ना हो। देखिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, जो सबसे ज्यादा टाइम की रफ्तार को बीट करेगा ना, वो वही पर्सन होगा जो अननेसेसरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं होने देगा। ओके आगे जितेंद्र ने बोला है एनी स्पेसिफिक क्वेरी में, आई हैव स्टार्टेड 5 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी एंड टेकन एडवाइस फ्रॉम जतिन सर। बहुत बढ़िया जितेंद्र, अगर जतिन या किसी भी मेंटोर से आपने एडवाइस करी है, क्योंकि स्टॉक वही हैं जो हम आपस में डिस्कस करते हैं कि हाँ, मेंटोर के साथ में भी डिस्कस होते रहते हैं कि ये 5 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी के लिए बेस्ट है। तो आपको ऐसा कुछ लगे कि ये स्टॉक मुझे 5 5 पॉइंट में ऐड करना है, हर मेंटोर से एक बार डिस्कस कर लूँ, तो बिल्कुल डिस्कस कीजिए। आपको
बिल्कुल सही सलाह, सही एडवाइस ही मिलेगी। ठीक है गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अब हम कल मिलते हैं। कल का होमवर्क आप लोग याद रखिएगा। 4-5 घंटे आज आपको बैठ के रिसर्च करनी है। अगर ऐसा लगे कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो मिनिमम 2 घंटे तो करें ही करें, ताकि कोई बेस्ट चीज हो वो आप लोग डिस्कस करवा सकें और वो दूसरों के भी काम में आ सके। चलिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए हैव ए वंडरफुल रेस्ट ऑफ द डे, टेक केयर एंड बाय।